नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के ये क्वेश्चंस का हमारा पार्ट नंबर 6 है और उत्तीर्ण सीरीज में ये हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो उत्तीर्ण सीरीज का ये पार्ट नंबर 6 यानी कि P6 पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, पेपर 1 का एग्जाम है जहां पर 15 नंबर के ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका HPRC का कोई आने वाला एग्जाम है, जिस भी एग्जाम में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछे जाते हैं, डेफिनेटली वहां पर आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी जूनियर कप का खिताब 2024 का जो है ये जीता है। अगर हम बात करें कि वुमेन का जो हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ 2024 का, ये खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो ये अपने देश भारत के द्वारा जो था वो जीता गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। थोड़ी सी पहले तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देखेंगे। देखो, इंडिया के द्वारा जो है ये महिलाओं की श्रेणी में जूनियर एशिया कप जीता गया है 2024 का। तो पता होना चाहिए कि वुमेन के द्वारा जीता गया है, तो होस्ट कंट्री कौन सी थी जिसने इसको होस्ट किया था। होस्ट कंट्री थी ओमान, जिसने इसको होस्ट किया था। ओमान के द्वारा होस्ट किया गया था। और दूसरा ध्यान रखना है कि कौन सी सिटी में होस्ट किया गया था, तो मस्कट सिटी में जो था वो इसको होस्ट किया गया था, ये पता होना चाहिए। अच्छा, इंडिया ने ये जीता है, तो इंडिया ने जो है इसमें कौन सी टीम को हराया है, तो इंडिया ने यहाँ पर चाइना को जो है वो हराया है। यानी कि पहले नंबर पर जो है वो अपना देश भारत रहा है, भारत पहले नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सा देश रहा है, चाइना दूसरे देश पर नंबर पर जो है वो रहा है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री रही है, तो तीसरे नंबर पर जो है साउथ कोरिया जो है वो रहा है। तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 3 कंट्रीज हो गई, इनका आपने ध्यान रखना है टॉप 3 में। और हम दूसरी ओर क्या पढ़ चुके हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो ये तो वुमेन की श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं, मेन की श्रेणी में भी हमने पढ़ लिया है कि जो मेन का जो जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ वो भी जो है वो ओमान में ही हुआ था। और उसको किसके द्वारा जीता गया था, अगर उसके जीतने की हम बात करते हैं तो उसको जीता गया था, उसमें जो है वो फर्स्ट कंट्री कौन सी रही थी, वो इंडिया रही थी। इंडिया उसमें फर्स्ट कंट्री रही थी। और इंडिया ने वहाँ पर किसको हराया था, तो इंडिया ने वहाँ पर पाकिस्तान को जो था वो हराया था। इंडिया ने किसको हराया था, पाकिस्तान को इंडिया ने जो था वो हराया था वहाँ पर। महिलाओं का ये जो कप हुआ है जूनियर एशिया कप ये हॉकी का, ये तो अभी हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और मेंस वाला तो हमने टेस्ट सीरीज में भी पढ़ रखा है, अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है तो वहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में ये डिस्कस हुआ था। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर हैज़ बिकम द यंगेस्ट चेस चैंपियन इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र के शतरंज के चैंपियन जो है वो बने हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि शतरंज के जो सबसे कम उम्र के जो चैंपियन बने हैं अभी, वो गुकेश डी जो है वो बने हैं। गुकेश डी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी इंडिया के प्लेयर के द्वारा जो है ये टाइटल जीता गया है, तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये अचीवमेंट इंडिया के हाथ जो है वो लगी है। इंडिया के हैं ये डी गुकेश, जिनके द्वारा ये हिस्टोरिकल एक जो है वो जीत हासिल की गई है। और दूसरी ओर ये ध्यान रखना है कि इन्होंने हराया किसको है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर हराया है चाइना के डिंग लिरेन को। तो चाइना के डिंग लिरेन का नाम भी ध्यान रखना है। इन्होंने 18 साल की उम्र में जो है ये डी गुकेश के द्वारा जो है ये जीता गया है टाइटल। और ध्यान रखना है कि ये हुआ कहाँ पर था। कई बार देखो पब्लिक सर्विस कमीशन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे भी चांसेस बहुत कम होते हैं, परंतु ये हुआ कहाँ पर था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये खिताब सिंगापुर में जो था वो हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में जो था ये खिताब हुआ था जहाँ पर इन्होंने चाइना के डिंग लिरेन को जो था वो हराया। पूछने वाला कुछ नहीं पूछेगा, पूछने वाला सिंपल पूछ लेगा कि इंडिया के डी गुकेश के द्वारा वर्ल्ड का चेस चैंपियनशिप जो है 2024 का खिताब जीता गया है, इन्होंने किसको हराया है। बस किसको हराया वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो यही याद करके जाएंगे कि डी गुकेश ने जो है ये टाइटल जीता है। ये सबको याद है, कमीशन इसको अवॉइड करेगा और पूछ लेगा किसको हराया है, तो वो भी अब पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ चैटबॉट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड अपडेट्स टू डिवोटीज ऑन महाकुंभ मेला 2025। तो बोलते हैं महाकुंभ मेला 2025 का, इसमें भक्तों का मार्गदर्शन और उनको अपडेट प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा अभी एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया गया है। इस चैटबॉट का क्या नाम है, तो देखो एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया गया है। अब इस चैटबॉट का नाम पूछा गया है। महाकुंभ आपको पता है, महाकुंभ जो है वो काफ़ी टाइम के बाद आया है।
तो ये महाकुंभ इम्पोर्टेंट है। अब देखो 2025 में जब बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं तो उनको अच्छे से गाइड किया जाए, उनका मार्गदर्शन किया जा सके, उनको अपडेट मिलती रहे, उसके लिए ना एक ऐप या फिर चैटबॉट टाइप में कह लीजिए जिसको लॉन्च किया गया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कुंभ सहायक। कुंभ सहायक नाम याद रखना है, परंतु उसको कुंभ सहायक को ऐसे भी बोल देते हैं कुंभ इस तरह से सह AI और यक, कुंभ सहायक यानी कि AI तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो कुंभ सह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यक कुंभ सहायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है जिसको लॉन्च किया गया है। हम क्या इससे पहले भी महाकुंभ का कोई क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं। महाकुंभ का हमने पढ़ा था कि महाकुंभ उत्तर प्रदेश में होगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ के चलते जो है वो उत्तर प्रदेश में अच्छे से मैनेजमेंट हो सके 2025 में जब ये महाकुंभ होगा, तो इसके लिए जो है वो एक नया डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर किया है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रखा गया है? तो महाकुंभ पर्व या महाकुंभ मेला उसका नाम जो है वो रखा गया है। वो नाम हम पढ़ चुके हैं पहले, हमने शायद पार्ट 2 में वो पढ़ा था महाकुंभ मेला करके। तो महाकुंभ सहायक, ये भी जो कुंभ सहायक एक ऐप जो है वो चैटबॉट बेस्ड जो है वो लॉन्च किया गया है, उसको भी ध्यान रखना। महाकुंभ मेला भी पता चल गया, बस इतना काफ़ी है यहाँ से अगर आप ध्यान रखते हैं। बेसिक सी जानकारी तो आपको पता ही होगी कि ये जो महाकुंभ होता है ये 12 वर्षों के बाद जो है वो आता है। और देखिए कहा जाता है कि अमृत कलश को लेकर जो था वो जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था तो वो 12 दिनों तक जो था वो चला था। अब 12 दिनों तक चला था तो मनुष्य के लिए ये 12 दिन जो है वो 12 साल के बराबर है, तो इसलिए ये 12 साल के बाद जो है वो महाकुंभ आता है और अलग अलग स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो इसलिए ये महाकुंभ का इम्पोर्टेंट हो गया कॉन्सेप्ट, ये भी समझा गया। हिमाचल में भी तो जब हम पढ़ते हैं भुंडा फेस्टिवल जो कि निरमंड में मनाया जाता है, भुंडा फेस्टिवल को भी पहाड़ों का कुंभ जो है वो कहा जाता है, क्योंकि भुंडा फेस्टिवल जो है ये निरमंड में मनाया जाता है और ये जो है वो 12 वर्षों के बाद ही जो है वो आता है। ठीक है जी, ये 12 वर्षों के बाद ही आता है, तो इसलिए इसको पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो बोलते हैं कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में ये जो 2024 की रैंकिंग है भारत की कौन सी रैंक यहाँ पर रही है। ये भी स्टार बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर 1 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है। देखो जिस क्वेश्चन में मैं ये कहता हूँ ना कि स्टार बेस्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में चूक नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। अब एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो निकाला किसके द्वारा जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो निकाला जाता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 का ये इंडेक्स ऑलरेडी निकाल रखा है पहले का, तो इसमें भारत का जो रैंक है वो 39th रैंक जो है वो भारत का इसमें रहा है। अच्छा ठीक है, 39th रैंक भारत का रहा, इसमें ना टॉप की कंट्रीज भी तो रही होंगी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर। तो वो कौन सी कंट्रीज जो है वो रही हैं? क्योंकि कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन टॉप की कंट्रीज जो है पूछ लेते हैं। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो पहले स्थान पर रहा है। सेकंड नंबर पर अगर आप इस इंडेक्स में देखेंगे कि सेकंड नंबर पर कौन सी कंट्री रही है, तो स्पेन जो है वो सेकंड नंबर पर जो है वो कंट्री रही है। थर्ड नंबर पर अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो जापान जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो रहा है, जापान। चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चौथे नंबर पर फ्रांस जो है वो रहा है, फ्रांस आपने ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं कि फिफ्थ नंबर पर कौन सी कंट्री रही है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिफ्थ नंबर पर जो है वो कंट्री रही है। तो ये कंट्रीज आपने जी ध्यान रखनी है। टॉप की 5 कंट्रीज बता दी। इंडिया को जो रैंक है वो 39th रैंक इंडिया का जो है वो यहाँ पर रहा है। 119 कंट्रीज टोटल थी जिनमें से इंडिया का रैंक जो है वो 39th जो है वो इंडिया का रैंक जो है वो जहाँ पर रहा है। तो इतना सा ध्यान रख लिया, बस काफ़ी है, ज़्यादा डेप्थ में भी यहाँ से नहीं हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो जब भी कोई महिला उसकी स्पेसिफिक रूप से अपॉइंटमेंट होती है कहीं पर भी, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। बोलते हैं हाल ही में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक की नियुक्ति करने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? तो कौन सी महिला बनी है जिसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है वो अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर को ध्यान रखना है कि अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है वो अपॉइंट किया गया है
देखो इनके बारे में एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि ये पहली महिला बनी है जो डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज भी जो है वो बनी है, और ये पहली महिला है जो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर भी बनी है वेस्टर्न एयर कमांड की। ये पहले रह चुकी हैं इन पोस्टों के ऊपर, परंतु वो पहले की इनकी पोस्टें इतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं रह जाती। अभी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है वो ये रह जाती है कि फर्स्ट महिला कौन बनी है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है वो अपॉइंट की गई है। तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना का नाम हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे अपकमिंग एग्जाम हो पब्लिक सर्विस कमीशन के, चाहे आप राज्य चयन आयोग के टीजीटी जेबीटी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज देखो जो हमने चलाई है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलाई है। उसमें टेस्ट सीरीज में क्या होगा, जितने भी टेस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी तक एचपीजीके के 7-8 टेस्ट हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के आपको 3 टेस्ट मिल चुके हैं, उन सभी की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जो है वो साथ में दी गई है। वीडियो एक्सप्लेनेशन से क्या होगा, आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और वीडियो एक्सप्लेनेशन से जो है वो नोट्स को अपडेट करने और पेपर से पहले 2-3 बार अगर आपने वीडियो से सुनी होगी, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज किया होगा, अपने लेवल पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ से रिवीजन से आपको क्या होगा, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी, और जो 2, 4, 5, 7 नंबरों की कमी रह जाती है उस कमी को भी पूरा कर पाएंगे। तो तैयारी कर रहे हैं, स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री होस्ट भीमस्टेक बिजनेस समिट 2024। तो बोलते हैं कि भीमस्टेक बिजनेस समिट हुई, इसमें बोलते हैं 2024 की जो समिट थी इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई। तो ये भीमस्टेक की बिजनेस समिट है, और इस बिजनेस समिट की मेजबानी जो है वो नेपाल के द्वारा जो है वो की गई है। ऑप्शन डी नेपाल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेपाल के द्वारा इसकी मेजबानी जो है वो की गई है, चलो सही बात है कि नेपाल के द्वारा इसकी मेजबानी जो है वो की गई है। अब हम भीमस्टेक के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में भीमस्टेक भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भीमस्टेक के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भीमस्टेक है इसका पूरा नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। यहाँ पर लिख ही देते हैं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि नई भी तैयारी कर रहे हैं, तो लिखना भी ज़रूरी है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपने इसकी फुल फॉर्म जो है वो ध्यान रखनी है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें टोटल 7 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। 7 कंट्रीज में इसमें एक बांग्लादेश जो है वो आता है। बांग्लादेश के अलावा जो है वो इसमें भूटान जो है वो आता है। भूटान के अलावा अपना देश भारत भी जो है वो इसमें आता है। भारत के अलावा नेपाल, जिसने इसको अभी जो भीमस्टेक की बिजनेस समिट थी जिसको होस्ट किया नेपाल, वो इसमें आता है। नेपाल के अलावा श्रीलंका इसमें आता है। ये 5 कंट्रीज हो गई, और 2 कंट्रीज हैं, एक तो इसमें थाईलैंड आता है, और थाईलैंड के अलावा म्यांमार इसमें आता है। ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार यहाँ पर मालदीव्स और म्यांमार को लेकर, तो ध्यान रखना है कि मालदीव्स इसका मेंबर नहीं है, म्यांमार जो है वो इसका मेंबर है, तो म्यांमार को अब ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने भीमस्टेक के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसका पूरा नाम क्या है। भीमस्टेक की अगर हम स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में भीमस्टेक की स्थापना जो था वो की गई थी। एक और भीमस्टेक का क्वेश्चन बन सकता है कि भीमस्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका में जो है वो भीमस्टेक का हेडक्वार्टर जो है वो आता है। तो भीमस्टेक का हेडक्वार्टर भी आज से आप ध्यान रखेंगे, भीमस्टेक की स्थापना ध्यान रखेंगे, भीमस्टेक के 7 जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ध्यान रखेंगे। भीमस्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, इन अगस्त 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। 2024 अगस्त महीने की बात की जा रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुराना क्वेश्चन है, हमने नहीं पढ़ा था अभी तक, इसलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखो, जब इंडिया की किसी भी पर्सनैलिटी को किसी भी कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाता है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको जो किया गया है वो कौन से कंट्रीज के इस अवार्ड से किया गया है, वो फिजी कंट्री है। एक फिजी कंट्री ये गई थी विजिट करती हुई, तो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो उनको नवाजा गया है। फिजी में आपने ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को जो है वो तिमूर लिस्ते कंट्री का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड साथ में दिया गया है। तिमूर लिस्ते भी एक कंट्री है जहाँ पर ये गई थी,
तो तिमूर लिस्ते का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है, और ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तिमूर लिस्ते का, उसका नाम है द ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमूर लिस्ते। ये आपने ध्यान रखना है। और तिमूर लिस्ते की कैपिटल कहाँ पर है? उसकी कैपिटल है दिल्ली में। दिल्ली ये अपना दिल्ली नहीं है जो हम दिल्ली इंडिया की कैपिटल बात करते हैं, ये दिल्ली है, DILI दिल्ली। तो दिल्ली आपने ध्यान रखना है तिमूर लिस्ते की कैपिटल है। अब जब कैपिटल की बात हो ही रही है तो फिजी हमने ऊपर पढ़ा, फिजी की कैपिटल भी हम पढ़ ही लेते हैं। फिजी की जो कैपिटल है वो है सुवा जो है वो फिजी की जो है वो कैपिटल है। तो फिजी की कैपिटल हो गया, तिमूर लिस्ते की कैपिटल हो गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया, कौन सी कंट्री में कब गई थी वो भी हो गया, और कब इनको ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस कंट्री ने दिए, ये सारी चीज़ें अब ध्यान होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट सोलर विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में अपना पहला सोलर या फिर सौर गांव जो है वो लॉन्च किया है। तो पहला सोलर गांव महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो सतारा में जो है वो लॉन्च किया गया है। सतारा यहाँ का जो है वो सतारा आपने ध्यान रखना है कि ये यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर ये सोलर विलेज प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज ग्रुप में अगर आपको ध्यान हो तो टेस्ट सीरीज ग्रुप में मैंने क्या बताया था, महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं, वो हमने पढ़े हैं। महाराष्ट्र के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमने पढ़े हैं, तो वही हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी जो है वो बनाए गए हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो महाराष्ट्र का किसको बनाया गया है? तो एकनाथ सिंधे जो है वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाए गए हैं। देखो पब्लिक सर्विस कमीशन जब भी क्वेश्चन पूछता है तब जो है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता, वो बड़े डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा की सीट्स जो है वो कितनी है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आती हैं वो 288 जो है वो आती हैं। अब महाराष्ट्र में महिला MLO की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन एक बनता है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन बड़े घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। तो महाराष्ट्र में अगर हम टोटल महिलाओं की संख्या बात करें कि कितनी महिलाएं जो है वो चुनकर आई हैं, 21 महिलाएं यहाँ पर चुनकर जो है वो टोटल आई हैं। टोटल सीटें 288 हैं, टोटल महिलाएं 21 जो है वो महाराष्ट्र में इन्होंने जो है वो बाजी मारी है, वो आपने ध्यान रखना है। बस इतना सा ध्यान रख लिया तो काफ़ी है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एथलीट्स वर सिलेक्टेड एज द फ्लैग बीरर फॉर इंडिया इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स। तो बोलते हैं 2024 में जो पैरालंपिक्स हुए हैं उनमें बोलते हैं कि जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें जो फ्लैग बीरर थे, एक मार्च होता है जिसमें फ्लैग को जो है वो इंडिया के फ्लैग को जिन्होंने होल्ड किया था, फ्लैग बीरर जो थे वो जो है वो बोलते हैं कौन कौन थे। तो फ्लैग बीरर में जो है वो आपने ध्यान रखना है, एक तो सुमित अंतिल थे और दूसरे जो है वो थे भाग्यश्री जाधव। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये दो आपने खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखना है जो कि पेरिस पैरालंपिक्स में फ्लैग बीरर थे। अच्छा, अब ये तो हो गया ओपनिंग सेरेमनी का। अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी का, तो देखो अगर हम बात करते हैं कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो था वो कौन कौन था, तो एक तो गोल्ड मेडल जिनके द्वारा जीता गया था आर्चरी में हरविंदर सिंह, एक वो थे, एक स्प्रिंटर थे प्रीतिपाल थी जिनके द्वारा जो था वो फ्लैग बीरर्स क्लोजिंग सेरेमनी में जो था वो इंडिया को लीड किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो इंडिया के फ्लैग बीरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में। और ये आपको पता है पैरालंपिक्स जो था वो पेरिस में ही हुए थे, वो तो याद ही है। परंतु एक और बात यहाँ से ये पता चलती है कि स्प्रिंटर जो प्रीतिपाल थी इन्होंने हिस्ट्री भी बनाई थी, ये फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन बनी थी जिनके द्वारा 2 मेडल जो था वो पैरालंपिक्स में जीते गए थे। तो 2 मेडल इनके द्वारा पैरालंपिक्स में जो था वो जीते गए थे। अच्छा, हम टोटल मेडल्स की बात जो है वो कर लेते हैं कि किसके द्वारा कितने मेडल जो है वो जीते गए हैं। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंडिया के द्वारा जो है वो टोटल कितने मेडल जो है वो जीते गए हैं। इंडिया के द्वारा टोटल 29 मेडल जो है वो जीते गए हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है। तो गोल्ड मेडल की बात करें तो 7 है, सिल्वर मेडल की बात करें तो 9 है, ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 13 है। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे कि सबसे पहला नंबर जो है वो किसका रहता है, तो सबसे पहले नंबर पर चाइना जो है वो रहता है। अच्छा, इंडिया ने 29 मेडल जीते थे, इंडिया का रैंक कौन सा था, 18th रैंक था।
18वां रैंक था, परंतु चाइना का पहला रैंक जो था वो यहाँ पर था, ये भी ध्यान रखना है। चाइना के द्वारा जो टोटल मेडल जीते गए थे वो 220 मेडल जो था वो चाइना ने यहाँ पर जीते थे। चाइना ने जो था वो 94 गोल्ड मेडल ही जीत लिए थे अकेले, 76 इसने सिल्वर मेडल जीत लिए थे और 50 जो था वो रिमेनिंग जो बच जाते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सी कंट्री थी? ब्रिटेन दूसरे नंबर पर थी। ब्रिटेन का सेकंड रैंक यहाँ पर रहता है और ब्रिटेन जो है वो कितने मेडल यहाँ पर जीतता है? 124 जो है वो गोल्ड मेडल जीतता है। इसके अलावा 49 जो है 124 टोटल मेडल जो है वो जीतता है, 49 जो है वो गोल्ड मेडल जीतता है, 44 जो है वो सिल्वर मेडल जीतता है और उसके अलावा जो है वो 31 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है। तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सी कंट्री रहती है? यूएसए जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। यूएसए के द्वारा कितने मेडल? टोटल 105 मेडल जो था वो जीते गए। इसमें से 105 में से 36 जो था वो गोल्ड मेडल थे, 36 के बाद 42 जो था वो सिल्वर मेडल थे और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 27 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये मेडल टैली हमारे पास पूरी की पूरी देखने को मिलती है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले पढ़ी थी तो जैसे जैसे मैं मेडल के नाम बोल रहा था आपको भी वैसे याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो भारत की जो पहली महिला रेसिंग चैंपियन बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है डियाना पुंडोले। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डियाना पुंडोल का नाम आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जो है वो बनी है। अच्छा, ये नाम भी आपने जो है वो याद रख लिया, चलो अच्छा है कि ये नाम भी याद हो गया। अब ये नाम से आप इतना सही ध्यान रखिए, इतना काफ़ी है, एग्जाम में पूछा गया तो पॉइंट टू पॉइंट ये क्वेश्चन स्ट्राइक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @tallexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि आपको वहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग के पार्ट्स की PDF मिल जाएगी, आपको वहाँ पर इस पार्ट की PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रसार भारती इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर OTT प्लेटफॉर्म। तो बोलते हैं कि भारत का जो सार्वजनिक प्रसार भारती है, एक प्रसार भारती प्रसारक है, उसका एक OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? तो उस OTT प्लेटफॉर्म का नाम आपने बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि इस OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।